हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन में पार्ट 2 की। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के नीचे जैसे कि आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले ग्रेविटेशन पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस द वन इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू G M then small m divided by r square. That is the universal gravitational law, and this law is given by Sir Newton. He called it universal law because ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये जो लॉ है, ये इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, इवन स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड बड़े से बड़े थिंग, सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट वन थिंग इज दैट कि अगर हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पर जो m इंटू एम है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है, सो देयरफॉर दिस फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। सो देयरफॉर इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है, जो उसका फर्स्ट पार्ट था, कि वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लीजिए दो स्टोन के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सो देयरफॉर हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वाइल अगर हम सन, मून और अर्थ, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, बॉडीज के बारे में बात करें, तो इनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो देयरफॉर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी वीडियो में हमने बताया था कि जितना भी प्लानिटरी मोशन होता है, मींस सन के अराउंड जितने प्लैनेट मूव करते हैं या जो अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द केपलर्स लॉ, जिसपे हमने केपलर्स का जो थर्ड लॉ था, दैट इज r³ डिवाइडेड बाय t² इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशन पार्ट 1 का वीडियो था, उसकी लास्ट स्लाइड में एक टैली थी, एक टेबल थी, जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स में जो r है और जो t है उनकी वैल्यू गिवन थी, और साथ में इनका जो रेशो है वो भी गिवन था। सो अगर आपको वो वीडियो याद हो, उसकी वो लास्ट स्लाइड याद हो, सो उसमें ये वैल्यू नियरली कांस्टेंट आई थी। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। इवन जो सर न्यूटन ने, दैट इज ये जो फॉर्मूला निकाला था, दैट मीन्स कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं। इसी थिंग को, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यूज किया गया था। ये जो फैक्ट था, ये इस फैक्ट का आइडिया सर न्यूटन को केपलर्स थर्ड लॉ से ही मिला था। बट उन्होंने वहां एक एजम्पशन ली थी, जो कि केपलर्स लॉ में था, कि जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वो इलिप्स में मूव करते हैं। वाइल जो सर न्यूटन ने जब ये ड्राइव किया, सो उन्होंने वहां ये एजम्पशन ली कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब इस वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक मेन थिंग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स को कंफ्यूजन रहती है, दैट इज G, कैपिटल G एंड स्मॉल g। अभी तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कैपिटल G के बारे में बताया है कि कैपिटल G क्या है। कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये स्मॉल g क्या है, इस स्मॉल g के बारे में इस वीडियो में आज बताया जाएगा कि ये क्या है एक्चुअल में, और इसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से इसका डेरिवेशन है, एंड कि जो डिफरेंट प्लेसेस पे किस तरह से इसकी वैल्यू डिफर करती है। जैसे कि इस फॉर्मूले में ये g आया है कांस्टेंट, दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल G। सो इसको शुरू करने से पहले एक कॉमन मैं एग्जांपल लेना चाहती हूँ, जिससे कि हम जब इस टॉपिक को शुरू करें तो आपके माइंड में वो फिनोमिनन या ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप जैसे कि जानते हैं कि दैट इज व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि जब कोई बॉडी किसी एक और बॉडी पर
फोर्स एग्जर्ट करती है तो ये जो दूसरी बॉडी है ये भी उस बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती है. दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने किसी स्टोन को ऊपर से किसी हाइट से नीचे फेंका है, या किसी बॉल को, मान लीजिए कोई बॉल है, उसको मैंने किसी हाइट से नीचे फेंका जो कि अर्थ सरफेस पे इस वक्त पे आ रही है. सो क्योंकि ये बॉल अर्थ सरफेस पे आ रही है मींस इसका डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आ रही है, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपनी तरफ को इस बॉल को खींच रही है, उसकी वजह से इसके अंदर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. उस वजह से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है. एंड दैट इज गिवन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू ma. सो A इज गिवन बाय F अपॉन m. अब अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को यहां अप्लाई करें, मींस मैंने ये कहा कि बॉल नीचे आ रही है, इसके अंदर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है बिकॉज जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है विद अ फोर्स. जो अर्थ है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है नीचे की तरफ, उसकी वजह से बॉल नीचे आ रही है. तो क्या ऐसा भी है कि ये जो बॉल है ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है? जैसे कि मैंने भी बोला कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ये हर जगह अप्लाई होता है, ये भी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी में फोर्स अप्लाई करती है तो उसके रिएक्शन में वो बॉडी भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. इसका मतलब है कि अर्थ को भी ऊपर की तरफ आना चाहिए क्योंकि ये बॉल उसके ऊपर भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रही है. बट हमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है. हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हमने कभी अर्थ को ऐसे बॉल की तरफ या किसी चीज की तरफ ऊपर आते नहीं देखा है. इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद दिस रिलेशन, दैट इज यहां पर इस रिलेशन में आप देखें कि जो m है वो डिनोमिनेटर में है. सो इसका मतलब है अगर मान लीजिए कि ये बॉल 1 kg की है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 kg की बॉल है, ये इसका मास कम है, डेफिनेटली इसका मास अर्थ के मुकाबले तो कम ही होगा. सो अगर ये 1 kg मास डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, दैट मीन्स जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो बहुत ही कम होगा. सो देयरफॉर अर्थ का अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो नियरली इसका आंसर माइनस में 10⁻⁻ माइनस में समथिंग आएगा. अगर हम इसको पूरी तरीके से इसकी वैल्यू वगैरह सब रख के इसको सॉर्ट आउट करें. सो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ में वो कितना कम होगा. और वाइल अगर इस 1 kg बॉल का एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था, जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉल में उसकी वैल्यू है 9.8. और वाइल जो बॉल फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ के ऊपर उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन अर्थ से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आप देखिए बहुत ही कम है, दैट मींस माइनस पावर है. सो देयरफॉर हमने कभी भी हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं कि अर्थ ऊपर की तरफ आ रही है. दैट इज द रीजन. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फ्री फॉल. व्हाट इज फ्री फॉल? मींस जब कोई बॉडी एक काफी हाइट से, एक ऊंचाई से, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, अर्थ की तरफ आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का खिंचाव है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वजह से जब बॉडी फ्रीली नीचे की तरफ आती है एट द अर्थ सरफेस, वी कॉल्ड इट एज अ फ्री फॉल. उस कंडीशन को फ्री फॉल कहा जाता है. फ्री मींस बिल्कुल फ्री, कोई इसके ऊपर फोर्स, कोई इसके ऊपर पाबंदी अप्लाई नहीं हो रही है, कोई इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री होके वो नीचे गिर रही है. एंड बिकॉज ऑफ, ये होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण, जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से वो बॉडी जो है नीचे की तरफ अर्थ सरफेस पे आती है. वी कॉल्ड इट एज अ फ्री फॉल. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम दो स्टोन जो कि डिफरेंट मासेस के हैं, किसी हाइट से हम इसको नीचे फेंकें, सो नॉर्मली जो पहले कहा जाता था कि जो लाइटर चीज है, जो लाइटर मटेरियल है, वो जल्दी नीचे आएगा, और जो भारी चीज है, जो हैवी है, उसको आने में टाइम लगेगा. बट ऐसा नहीं है. बट ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस थिंग इज डन बाय द गैलीलियो.
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो डिफरेंट मास के, डिफरेंट वेट के जो स्टोन्स हैं वो जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा है वहां से नीचे फेंके। उन्होंने देखा कि दोनों जो स्टोन्स हैं वो सेम टाइम पर सरफेस पे पहुंचे। वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दैट जो उनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों पत्थरों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो सेम था, दोनों सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे पहुंचे। अब इस चीज को हमने अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे हम इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है एक फेदर का और एक हैमर का। हैमर बना हुआ है लोहे से एंड फेदर, ऑल ऑफ यू नो कि फेदर जो है वो बहुत हल्का होता है। सो अगर हम उसको सेम हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो अगर हम इस रूल या फिर इस फिजिक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो वो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से वो सेम होगा। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सो देयरफॉर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अंडर द फोर्स, देयरफॉर वो सेम टाइम पर सरफेस पे आएंगे। लेकिन अगर हम इसको अपने आप से ऐसे नॉर्मल करके देखें तो ऐसा नहीं होता है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज जो इसका रीजन है, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस है वो इस फेदर के ऊपर ज्यादा अप्लाई हो जाता है। व्हाई? क्योंकि फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा है और इसका मास कम है, ये हल्का है, इसका वेट, इसका मास बहुत कम है। सो देयरफॉर जो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो इस फेदर पे सबसे ज्यादा है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो इस फेदर पे एक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन इनके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हैमर और फेदर में, दोनों में सेम है, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो फेदर पे ज्यादा है, जो पंख है इस पे ज्यादा एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। दैट इज द रीजन कि वो जो है सेम टाइम पे अगर हम नॉर्मल ऐसे एक्सपेरिमेंट करें तो वो नहीं जाएगा, फेदर जो है वो देर में जाएगा, हैमर एकदम से नीचे जाएगा। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट को एक क्लोज जार में किया जाए, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को एक क्लोज जार में परफॉर्म किया जाए और इस जार में से वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाल दी जाए और यहां पर अगर हम एक हैमर लें और साथ में एक फेदर ले लें, और फिर इसको जार को एकदम से उल्टा कर दें, क्योंकि अब यहाँ पर एयर नहीं है, सो देयरफॉर किसी एयर रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है। सो देयरफॉर ये दोनों सेम टाइम पर नीचे आ जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ था बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ वो सेम था। दैट इज द, ये अब हम लाइन रीड करते हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the freely falling body is the same for all the body and does not depend on the mass of the body. ये mass पे depend नहीं करता है। Let us come to the next slide, that is the acceleration due to gravity. अब क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम किसी चीज को नीचे फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन दैट बॉडी। इसी एक्सेलरेशन की वजह से वो बॉडी या वो बॉल या वो स्टोन या वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन, जो उसकी गति तेज हुई है, जो उसका यूनिफॉर्म, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, जिसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जिसके इम्पैक्ट में वो नीचे की तरफ आ रही है, we called it as acceleration due to gravity and it is denoted by small g. That is the thing जो मैंने इससे बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि what is the difference between capital G and small g. Capital G is a universal gravitational constant और ये क्या है? ये small g है, that is a acceleration due to gravity. Its value is 9.8 meter per second square. And जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ यू इस चीज में जो पीपल हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी, व्हाट इज स्मॉल जी? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इसको कहा जाए जब किसी बॉडी को ऊपर से फेंका जाता है, सो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, we called it as small g or acceleration due to gravity, which has a constant value 9.8 meter per second square and it does not depend on the mass of the body. ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, मींस जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा. इससे नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड ये नहीं करता, क्योंकि वहां हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें मास कहीं नहीं आएगा. लेट अस सी. दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फर्स्ट थिंग इज दैट F is equal to G m divided by r square. What is that? That is the universal gravitational law. और ये लॉ हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था. सो ये मान लीजिए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है उसको फेंका है नीचे. ये मान लीजिए r है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उसको नीचे की तरफ फेंका है. सो नाउ इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ अप्लाई होगा. दैट इज g m into m divided by r square, where g is a universal gravitational constant, m is a mass of the earth, m is the mass of the earth, capital M of earth, and small m is the mass of that body, या mass of an object. And what is r? Capital R? Capital R is a radius of earth. अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने नीचे फेंका है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ. व्हाट इज दैट? दैट इज m into a, and that a is equal to f divided by m. So इस इक्वेशन में, दैट मीन्स इस इक्वेशन सेकेंड में इस f की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M into m divided by r square. So therefore a is comes out to be, that is the acceleration produced in that object, is equal to G capital M then small m divided by r square into m, जो यहाँ डिनोमिनेटर में था, दैट इज स्मॉल m. ये स्मॉल m क्या था? दैट इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ से आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है. सो इट कम्स आउट टू बी, फॉर्मूला क्या आता है? g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो दैट a जो मैंने कहा एक्सेलरेशन है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, एंड वी हैड गिवन इट अ नेम दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय g. सो g इज इक्वल टू कैपिटल G into m divided by r square. So this is the formula of the small g. So जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है which has a constant value. And it also depend on the mass of the earth, which is also a constant thing. अगर हम अर्थ के रिगार्डिंग ही बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगा, एंड r is the radius of the earth. So आप कहीं देखें कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास इसके फॉर्मूले में कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि it does not depend upon the means g. It means g does not depend on the mass of the body, on the m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द बॉडी. इसकी वैल्यू नियरली कांस्टेंट रहती है, बट अर्थ पे ये प्लेस टू प्लेस डिफर करती है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बिकॉज ऑफ दिस r, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है जो कि डिनोमिनेटर में आई हुई है, इसकी वैल्यू इसकी वजह से ये अर्थ सरफेस पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिफर करता है, बट नियरली वी टेकन इट एज अ कांस्टेंट. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू हम नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं. सो लेट अस कम टू द कि किस तरीके से इसकी वैल्यू में वेरिएशन होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. दैट इज the value of acceleration due to gravity is not constant at all the places on the surface of the earth. जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया कि वो क्योंकि उसमें r वेरी करता है, लेकिन r वेरी ही क्यों करता है?
व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अर्थ को हम एक परफेक्ट स्फेयर की तरह कंसिडर नहीं करते हैं. वी डज नॉट कंसिडर द अर्थ एज अ परफेक्ट स्फेयर बिकॉज इसका रीजन है कि दैट इज जो पोल पे स्लाइटली इनकी फ्लैटनिंग हो जाती है. मीन्स हम इसको एक परफेक्ट स्फेयर की तरह कंसिडर नहीं करते हैं. दैट इज ड्यू टू द फ्लैटनिंग एट द पोल पे थोड़ी बहुत जो है वो रेडियस कम हो जाता है. यहाँ से सेंटर से अगर मैं देखती हूँ तो ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू कम हो जाती है. वाइल एट द इक्वेटर आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है. दैट इज द रीजन. सो क्योंकि हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फेयर की तरह नहीं देखते, बिकॉज देर इज अ लिटिल बिट फ्लैटनिंग एट द पोल पे थोड़ी बहुत अर्थ सरफेस पे फ्लैटनिंग हो जाती है. वहां पर जो अर्थ का रेडियस है वो कम हो जाता है. सो अगर अर्थ का रेडियस पोल पर मिनिमम है, सो देयरफॉर जैसे कि आप जानते हैं कि जी के फॉर्मूले में जो आर है, जो रेडियस है, वो डिनोमिनेटर में आता है. सो अगर आर मिनिमम है, इफ आर इज मिनिमम एट पोल पे अगर हम कह रहे हैं आर मिनिमम है, सो देयरफॉर जी की वैल्यू क्या होगी? इज मैक्सिमम एट पोल. ये हम आपको ये बता रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे डिफर करती है थोड़ी बहुत, इसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है. व्हाट इज दैट वेरिएशन? सो at the pole r is minimum, so therefore g has maximum value at pole, while the radius of the earth is maximum at the equator. जैसे मैंने इससे पहले फिगर में जो एक ड्रॉ किया था रफ फिगर, उसमें बताया था कि जो इक्वेटर पर r की वैल्यू मैक्सिमम होती है. r की वैल्यू मैक्सिमम हुई, इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इफ आर है डिनोमिनेटर में, अगर आर है मैक्सिमम, आर हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द इक्वेटर, सो देयरफॉर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हैज मिनिमम वैल्यू एट द इक्वेटर. अब हम ये तो हुई सेकेंड कंडीशन. एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, हेंस जी डिक्रीजेस. अगर हम जो अर्थ की सरफेस है, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे ऊपर की तरफ जाते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है. सो देयरफॉर जी ऊपर जाते जाते कम होता जाता है. मींस जब हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा जी हम पर, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम पे अप्लाई हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, ये मान लीजिए कि इस वक्त हम यहां पर आ गए, अर्थ सरफेस से हम इतनी ऊंचाई पर हैं, सो देयरफॉर जो सेंटर से इसकी दूरी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका मतलब है कि अब ये रेडियस बढ़ जाएगा. यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो डिस्टेंस की वैल्यू है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका मतलब है जी हो जाएगा मिनिमम. जी और डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस को लीव करके और ऊपर जाते जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ? सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ अर्थ पर मींस यहां पर तो आर बिल्कुल ही जीरो है. सेंटर ऑफ अर्थ पे आर बिल्कुल ही जीरो है. इसका मतलब है यहां पर कोई जी की वैल्यू या कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगा. दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन कि अगर हम सेंटर पे कहें कि सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी की कोई वैल्यू सेंटर पर होगी ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे आर हैज जीरो वैल्यू. So therefore there is no acceleration due to gravity at the center of the earth. Let us solve a numerical problem. Calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon. So here given, और हमें जो जितने डाटा है वो given है, that is the mass of the moon. First of all we write the formula. What is the formula of G? That is G is equal to G m divided by r square. So here mass of the moon, that is the capital M, is given 7.4 into 10 to the power 22 kg, and g की value all you know कि ये constant value होती है. What about the radius of the moon? That is given in kilometer. First of all इसको हम मीटर में convert करेंगे by this factor. इसको 1000 से multiply करेंगे and ये जो किलोमीटर की वैल्यू है ये मीटर में चेंज हो जाएगी, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर.
put into the formula, that is G is equal to 6.7 into 10 raised to the power minus 11, 7.4 into 10 raised to the power 22, and that is divided by 40 into 10 raised to the power 3. इसको मैंने 10 raised to the power 3 लिख दिया है, एंड स्क्वायर. सो ये जो वैल्यू आती है इस क्वेश्चन को, जो मैंने एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, व्हाट इज द रीजन, इसका जो रीजन है वो ये है कि जो इसकी वैल्यू आती है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे न्यूमेरिकल को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अर्थ की जो फोर्स ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे 1/6 आएगी. दैट मीन्स 9.8 डिवाइडेड बाय 6, where this 9.8 is the GE, is the acceleration due to gravity on the earth divided by 6. कहने का मतलब ये था, इस इक्वेशन को, इस जो फॉर्मूला था या जो ये प्रॉब्लम है इसे करवाने का जो मीनिंग था वो ये था. दैट मीन्स ये रिलेशन निकालना कि जो मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 होती है. एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है. सो देयर इज अ for this reason this is an important thing, that is gm जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 1/6 होती है. दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन. सो हियर इज द आंसर ऑफ. विद दिस वी एंड आवर वीडियो. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में अपने कमेंट दे सकते हैं और साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं. दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर करंट अफेयर ग्रुप, जहाँ पे आप अपने क्यूरीज डाल सकते हैं. जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं वो डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.